भूपेंद्र प्रताप सिंह जगदम्बिकापाल जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जगदम्बिकापाल जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पौराणिक स्थल भारत भारी जिसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के संबंध में हमारे पूर्व विधायक जी ने और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने विस्तार से किया है। मैं सबसे पहले आज के इस ऐतिहासिक और पौराणिक मेले के अवसर पर उपस्थित इस उद्घाटन समारोह में न केवल भारत भारी के आसपास के गांव से, पूरे डुमरियागंज और बस्ती सिद्धार्थनगर से आए हुए सभी मेले में और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस क्षेत्र के महत्व के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से रोशनी डाली है। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस भारत भारी का जो ऐतिहासिक तथ्य है, जिसका उल्लेख गजेटियर में भी है, जिसका उल्लेख यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा के वॉल्यूम 32 के वर्ष 1907 के पृष्ठ संख्या 96-97 में है, उस समय 1875 का उल्लेख है। आज हम 2022 में हैं। मैं 1975 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके 100 साल पहले 1875 की बात कर रहा हूँ। उस गजेटियर में जो उस समय पूरा यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध, लखनऊ, पूर्वांचल, आगरा होता था, उसके गजट में उन पृष्ठों पे अंकित है कि 1875 में यहाँ पे 50,000 इस मेले में लोग आए थे। तो यकीनन इस मेले का महत्व, इस स्थान के पौराणिक ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करने की, या इसको मैं परिभाषित करूं तो शायद अपने आप में स्वयं में जो इतिहास है, इतिहासविदों का है और कई चीजें हैं। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर उस समय 1875 में 50,000 लोग आए, जिस तरह से हमारे लोगों ने उल्लेख किया, और उस उल्लेख के बाद कम से कम आज फिर से इस मेले के स्वरूप के लिए एक समिति बनी। संतोष सिंह जी ने पहल किया, सीओ ने पहल किया, और वो परंपरा अनवरत जारी है। मैं इस मेला समिति को भी धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी परंपरा अगर शुरू किया, तो चाहे सामने में एडीएम है, लेकिन आपने संतोष जी को भी याद किया, इसके लिए निश्चित तौर से मेरा समिति इस बात के लिए धन्यवाद। क्योंकि आज भी कपिल वस्तु महोत्सव की चर्चा होती है। कपिल वस्तु महोत्सव परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कार्यकाल में अपनी ऊंचाइयों के शिखर तक गया। आज वो कपिल वस्तु महोत्सव केवल कपिल वस्तु महोत्सव नहीं है। काला नमक चावल जो गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में भगवान बुद्ध दिया करते थे मुट्ठी से, वो काला नमक चावल एक तरह से विलुप्त हो रहा था। लोग हाईब्रिड के यूज होने का काम कर रहे थे। सिद्धार्थनगर में, पूरे प्रदेश में, देश में शायद वो काला नमक की कोई चर्चा भी नहीं होती थी, जो 6 AD पूर्व भगवान बुद्ध उसको प्रसाद के रूप में देते थे। और आज दुनिया में पूरे गौतम बुद्ध को मानने वाले, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, चाइना हो, जापान हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, श्रीलंका हो, दुनिया के तमाम देश हैं जहाँ पे आज भी गौतम बुद्ध के उस करुणा, ममता, शांति, अहिंसा, वही बौद्ध धर्म वहाँ का धर्म है। दुनिया के तमाम देशों का बौद्ध धर्म है। और आज उस कपिल वस्तु महोत्सव में हमने काला नमक चावल का महोत्सव किया। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसमें चल करके आए, और उनके आने का ये हुआ कि उन्होंने इस काला नमक चावल को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में
स्वीकार किया और आज काला नमक चावल फिर से आपके इन किसानों की खेतों से वो महक सिंगापुर तक जा रहा है, यूरोप तक जा रहा है और दुनिया के बाजारों में अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, जो दुनिया की बड़ी बड़ी चेन है, उसमें आज काला नमक बिक रहा है। और मैं कल ही भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी से मिला हूँ। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी जो भारत सरकार का कोई चीज़ अगर एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक एपिडा डिपार्टमेंट है। वो एपिडा एक्सपोर्ट करती है दुनिया के फेयर में, दुबई हो, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री हो, वहाँ पे मेलों में स्टॉल लगाती है। तो एक अभी वाराणसी में एपिडा का सेंटर है। मैंने कहा कल श्री पीयूष गोयल जी से कि अगर काला नमक चावल को बासमती की तरह से पूरी दुनिया में इसकी खुशबू को बिखेरना है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में या केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धार्थनगर के किसानों की आय दुगनी नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उसकी कोई सीमा नहीं, यहाँ नहीं बिकेगा, पूरी दुनिया से पैसा आपके जेब में आने का काम करेगा। एक एपिडा का सेंटर दे दें। उन्होंने उस पर विचार करने के लिए कहा। मैंने कल ही चिट्ठी दी है और मुझे लगता है कि एपिडा का सेंटर खुलेगा। इसके प्रमोशन की बात है, काला नमक चावल के प्रमोशन के लिए भी अभी वो किसी अधिकारी ने चिट्ठी जिलाधिकारी को लिखी थी, उन्होंने मुझे भेजा था कि ये अभी बासमती के श्रेणी में नहीं आता। तो अगर बासमती, नॉन बासमती को अगर बाहर एक्सपोर्ट नहीं मिलता है तो काला नमक फिर बाहर नहीं आता। तो इसको हम एपिडा से बासमती के श्रेणी में ला सके, उस संबंध में मैंने आग्रह किया है। और आप यकीन करो, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो एक जिला एक उत्पाद है, अब ये एक जिला एक उत्पाद का काला नमक चावल केवल सिद्धार्थनगर की सीमाओं तक महदूद नहीं रहेगा, प्रदेश देश तक महदूद नहीं रहेगा, ये दुनिया की सारी बाजारों में सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आज इस परंपरा को, उस कपिल वस्तु महोत्सव को आज जिस तरीके से हर साल उत्तरोत्तर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं आज इस बात के लिए स्पष्ट आश्वस्त करता हूं कि संतोष जी, आप लोगों ने एक मेला समिति बना के जो एक परंपरा शुरू की, आज आप भी हैं, हमारे वर्तमान उड़ान जी उप जिलाधिकारी हैं, उनके साथ पूरी समिति है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, और इसके विकास की समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी, जो भारत भारी पर्यटन के विकास की। तो मैं निश्चित तौर से, जहां अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने हर मंदिर पे योगी आदित्यनाथ जी के प्रसाद का उल्लेख किया है, वहीं मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे कपिल वस्तु महोत्सव के मेले पे शासन की तरफ से सहयोग है, भविष्य में इस मेले को भी उत्तर प्रदेश की सरकार का पूरा सहयोग है। और मैं आज ही कोशिश करूंगा कि अगले एक सप्ताह ये मेला है, तो कम से कम पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से रात को, चाहे ब्रज की होली हो, चाहे मथुरा की, चाहे राम पे, भगवान राम पे हो, या और तमाम तरह की प्रस्तुतियां हैं, संस्कृति विभाग, पर्यटन से कल्चरल टीमें आए, उसमें मेला समिति के ऊपर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। और लगातार, जब ये मेला केवल दिन में नहीं चलता है, ये मेला पूरी रात भी चलता है, हजारों की संख्या में हमारी बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, तो रात को इस पंडाल में रोज कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इस बात का मैं प्रयास करूंगा कि जिससे इस मेले की में लोगों की मान और सारी चीजें बढ़े। मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस जगह के लिए कई चीजों का उल्लेख है। त्रेता युग में क्या उल्लेख है? त्रेता युग का ये उल्लेख है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण का युद्ध हुआ और मेघनाथ ने, जब उन्होंने लक्ष्मण को चित बाण, जो उनके पास एक अमोघ अस्त्र था मेघनाथ के पास, उसका इस्तेमाल किया
तो भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो और पूरे भगवान राम की सेना में एक चिंता हुई। तो उस समय सुसेन वैद्य जी ने कहा कि अगर वो संजीवनी बूटी कोई ला सकता हो सुबह तक, तो वो संजीवनी बूटी अगर आएगी तो निश्चित तौर से लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो जाएंगे। ये काम परम बलशाली हनुमान जी को सौंपा गया और वो गए, और जिस तरीके से वो द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे थे, तो भरत जी ने अयोध्या से समझा कि ये कोई अयोध्या का शत्रु आ रहा है। उन्होंने बाण मारा और बाण से लगने से हनुमान जी उस संजीवनी बूटी पर्वत के साथ यहाँ पे गिर गए, और वो गिरने से जो आज ये सरोवर है, अमृत सरोवर कह लीजिए, भरत सरोवर कह लीजिए, कुंड सरोवर कह लीजिए, इसका यह इतिहास है कि स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण के उस पे आज ये सरोवर है। और इस सरोवर के लिए बहुत सी सरकारें, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आखिर हर तरह की आज़ादी के बाद से आई, जिसका ये महत्व हो कि पांडव लोग अज्ञातवास में 1 साल यहाँ रहे हों, भरत के बारे में है, भगवान राम के बारे में है, तो ये कहीं न कहीं अपने आप में इतना महत्वपूर्ण जगह है। ये शोध का विषय तो हो सकता है, इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए। और मैं जो भी इसके सब लिटरेचर हैं, पहले एक बार रमेश बाबा से मैंने बात किया था और मैंने कई बार दिया था, लेकिन अब मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि BHU के भी इतिहासकारों का नाम है प्रोफेसर SN सिंह जी, प्रोफेसर सतीश चंद्र जी। वो कहते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व यहाँ गौतम बुद्ध जी आए थे और ये बौद्धकालीन की भी संस्कृति यहाँ मिलती है। उस समय की मूर्तियाँ, बर्तन और ये चीज़ें हैं, शायद गोरखपुर के विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के संग्रहालय में रखा है। तो जहाँ पे एक तरह से पुरातत्व के जो विद हैं, इतिहासकार लोग हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के, उनका कहना है कि गौतम बुद्ध के काल का ऐतिहासिक तथ्य में है कि 1875 से ये है, और उसके पहले ये पांडवों की बात है। तो इस तरह से ये अपने आप में ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है कि हम इसका केवल एक परंपरा का निर्वहन हमें नहीं करना। अब ये सारे जो इतिहास के शोध का विषय है और इसके बारे में भारत भारी के बारे में जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे अवध आगरा प्रोविंस के गजेटियर में हो, चाहे बस्ती एक जिला था बस्ती के गजेटियर में हो, या शासन के हो, उस पे मैं समझता हूँ कि अगर इस भारत भारी मेले को पूरे देश और दुनिया में इसको हमें प्रतिष्ठापित करना है और इस भारत भारी मेले का इतिहास पूरी दुनिया को बताना होगा, तो इन सभी विषयों पे रिसर्च करके पूरी दुनिया के सामने लाना पड़ेगा इस दस्तावेज। और आपको याद होगा कि जब मैं आप सबके आशीर्वाद से सांसद बना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसी समय डॉक्टर महेश शर्मा जी भारत के पर्यटन मंत्री बने। उनसे मैंने प्रयास किया कि कम से कम ये जो एक ब्रह्म कुंड है या अमृत सरोवर है या भरत सरोवर कह लीजिए, इसको कायदे से विकास के लिए कम से कम घाट बन सके, पाथवे बन सके, फसाड लाइट हो सके। तो 2018-19 में 3 करोड़ 4 लाख की लागत से पवित्र सरोवर बना। ये उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे यहाँ का पवित्र सरोवर बना हो 3 करोड़ 4 लाख का, चाहे इस एक गांव को नगर पालिका का स्वरूप देने का काम किया हो, ये काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आखिर इसके पहले भी बहुत सी, और मैं उसकी चर्चा करके ये उल्लेख नहीं करना चाहता कि मैं कोई पिछली सरकारों की आलोचना करूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज वो जगह जो
हमारे लिए पौराणिक हो, हमारे लिए ऐतिहासिक हो, और उस पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल के विकास के लिए जो पुरातत्वविदों के द्वारा यहाँ खुदाई की गई, और खुदाई में जो भी चीजें मिली, चाहे वो बौद्ध कालीन की मूर्तियां मिली हों, खुदाई में अवशेष मिले हों, या उस समय के प्राचीन जो कोई ईंटें हों या सिक्के हों या शाक्य वंशी काल की चीजें हों, तो आज इन सब पे अगर किसी का ध्यान गया और इसको जिस तरीके से एक विकास की दृष्टि से ले जा रहे हैं, तो आज ये मेले का तो उद्घाटन हो जा रहा है। मेले के बारे में कानून व्यवस्था में एडिशनल एसपी साहब ने कहा, हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि मेला इसलिए होता है कि हजारों लोग, आसपास के गांव के लोग, साल भर प्रतीक्षा रहती है, लोग मिलते हैं। एक गांव की बेटी किसी गांव की बहू हो जाती है, लेकिन मेले में फिर उसको गांव भर के लोग मिल जाते हैं। तो एक तरीके से एक ऐसा स्थान होता है जहाँ परिवार मिलते हैं, जहाँ मित्र मिलते हैं, जहाँ भाईचारे मिलते हैं। तो ये आनंद का उत्सव है, और इसमें कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जो हमारे इस मेले की पवित्रता पे कोई उंगली उठे या कुछ भी उसके माथे पे, तो मुझे लगता है कि ये मेला केवल प्रशासन का नहीं है कि एडिशनल एसपी साहब, पुलिस की जिम्मेदारी है कि केवल मेला सकुशल हो, कोई घटना ना हो, हिंसा ना हो, छिनैती ना हो। आज ये संकल्प कर लीजिए, ये भारत भारी मेला, ये हमारा मेला है, हमारे गांव का मेला है, हमारे त्योहार का मेला है, और इसे फिर हम उस 1875 के गजेटियर में, अगर उसमें हम एक दिन में 50,000 लोग आए, या तो आज हम फिर यहाँ लाखों लोग क्यों ना आए, और ये आएंगे। लगातार प्रयास किया, कई जगह का उल्लेख किया, भानपुर रानी का, गालापुर का, देवीपार का, हमारे पूर्व है, स्वीकृतियां हुई हैं, कुछ स्वीकृतियां पाइपलाइन में। तो आज जो भी पाइपलाइन में है, ये बात सही कि पहली बार इस तरह के आस्था और परंपराओं के केंद्र को उत्तर प्रदेश सरकार अपने पैसा दे रही है। भारत सरकार स्वदेश योजना से, प्रसाद योजना से पैसा दे रही है। अभी आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि कपिल वस्तु महोत्सव के लिए जैसे पौंडीचेरी में है, जैसे श्रावस्ती में है विपासना केंद्र, जिसको मेडिटेशन सेंटर कहते हैं, वो मेडिटेशन सेंटर देश में कुछ ही जगह पे हैं। उसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के कि जहाँ पे आके लोग ध्यान मग्न हो सके, बौद्ध भिक्षु लोग, ऐसा एक इंटरनेशनल लेवल तक का मेडिटेशन सेंटर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सिद्धार्थनगर के लिए स्वीकृत करने का काम किया है। मैं निश्चित तौर से उनका मैं केवल अपने पर्यटन, अपने भारत भारी तक सीमित हूँ। विकास की बातें हों तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए उन विकास की बातें मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं अभी एसडीएम कुणाल साहब से कह रहा था कि आप ईओ से कहें कि मेन सड़क से और भारत भारी तक इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए और बीच में लाइट लगाने के लिए, और दोनों तरफ नाली, अगर नाली नहीं रहेगी तो जो दुकानें और घरों से पानी है फिर सड़क, तो इस तरीके का प्रस्ताव बनाएं। हम नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी से इसको स्वीकृत कराने का काम करेंगे, जिससे कि इतना पौराणिक मेला हो, और उसके बाद इतना पौराणिक मेला हो और इसकी सड़क में इसकी जो स्थिति है उसको हम लोगों को ऐसा हो कि जब भारत भारी के वही सड़क से गेट से मुड़े, उस समय हमने गेट भी बनवाया, तो वहीं से लगे कि हम किसी धार्मिक स्थान पे आ गए और किसी ऐसे पवित्र स्थान पे आ गए कि अपने आप आपको आकर्षित करे। जैसे अयोध्या का उल्लेख किया आपने, अयोध्या में अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, छोटी दीपावली को जिस तरह से 15 लाख दीपावली जली, आप यकीन करिए भारत की नहीं, वो दुनिया की सबसे बड़ी दीपावली है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की रिकॉर्ड है। और आज उस अयोध्या के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पूरी दुनिया से अयोध्या लोग आना चाहते हैं। हर दिन 2 लाख पर्यटक आते हैं।
आज अयोध्या में रुकने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर अयोध्या का विकास हो रहा है, काशी के कॉरिडोर का हुआ, उज्जैन के महाकाल का हुआ, आप यकीन करिए कि ये भारत भारी भी आने वाले दिनों में जैसे देश के महत्वपूर्ण पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐसे भारत भारी भी एक पौराणिक और ऐतिहासिक। मुझे खुशी है कि इसमें पूरी दिलचस्पी के साथ जो हमारी प्रशासनिक मेला समिति है, इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता और पूरी छटा के साथ मनाना चाहती है। मैं चाहूँगा कि इसको भी एक होलिस्टिक स्तर पर बड़ा विकास के लिए हम यहाँ और क्या करते हैं। हमारे सरोवर बन गया, सड़क बन जाएंगे, लेकिन क्या हम भारत भारी इतिहास के लिए एक संग्रहालय बनाने की बात, जिसमें पूरा भारत भारी के जिस इतिहास को हम चर्चा करते हैं, वक्ताओं ने चर्चा किया, तो वो उस पूरे संग्रहालय में दीवारों पे हो, खाली एक शिलालेख के साथ नहीं हो सकता, जितना रिच इसका इतिहास है भारत भारी का। तो उसका एक प्रस्ताव सोच लीजिए, जिलाधिकारी के साथ जो अध्यक्ष है बैठ लीजिए, और मैं कहूँगा इस मेले के बाद एक निश्चित तौर से भारत भारी के इस मेले का केवल आज औपचारिक उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसके विकास का भी उद्घाटन होगा। और इस मेले के बाद एक सबसे पहली बैठक होगी तो भारत भारी तीर्थ क्षेत्र विकास के लिए बैठक होगी, जिसमें हम लोग किसी आर्किटेक्ट को तय करेंगे और वो यहाँ का स्थल देख करके क्या क्या बनाएगा। क्योंकि अब तो नगर पालिका भी हो गई, चुनाव होने जा रहा है, तो अब एक चुनी हुई होगी जनता के प्रतिनिधि की, उससे भी विकास बहुत तेजी से। क्योंकि आज जिस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकारें आती हैं, मूल्यांकन कैसे होता है। अगर आज 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 वर्षों से लगातार कोविड की चुनौती के बाद भी 5 किलो गेहूं या चावल मिलता रहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 मिलता रहा, ये कोई आसान बात नहीं। अगर हर सरकार देती तो पहले भी दे सकती थी। एक पे 90,000 करोड़, 11 करोड़ लोगों को 6,000 रुपया देने में 11 करोड़, और सभी को प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आज वो 6,000 रुपया भारत भारी हो या कोई गांव हो, मंडीजोत से लेकर के या डुमरियागंज से लेकर के या उधौली से लेकर सगरा से लेकर के कोई गांव का किसान, उन सारे गांव के किसानों को मिल रहा है, सारे गांव के लोगों को गल्ला मिल रहा है। यह भी अपने आप में दुनिया में आज अभी उल्लेख किया पूर्व विधायक जी ने उस ब्रिटिश का, कि आज कोविड की चुनौती के बाद बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ने अपने को रेस से बाहर कर लिया। जो प्रधानमंत्री चुनी गई लिज ट्रस्ट केवल 45 दिन के रूप में प्रधानमंत्री रही, फिर एक कंजर्वेटिव पार्टी की कैंडिडेट बनी, उनको केवल 25 वोट का समर्थन मिला। आज वो इंग्लैंड जो हमेशा अपने को गोरा मानते थे, रेशियल सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेस का मामला था, लेकिन आज जो दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमी थी, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे रूस की हो, चाइना की हो, इंग्लैंड की, आज उस 5 टॉप इकोनॉमी में इंग्लैंड को पछाड़ के दुनिया की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में मोदी के नेतृत्व में भारत आ गया है। और ये पूरी दुनिया के वर्ल्ड बैंक ने इसको स्वीकार किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने स्वीकार किया है। तो आज हम जब दुनिया की 5 सबसे स्ट्रांग अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, तो अब इंग्लैंड के भी लोगों को, जिसके 200 साल हम गुलाम थे, 200 वर्ष हम गुलाम थे, वो इंग्लैंड के लोग भी समझते हैं कि इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। वहाँ की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, 10.75% है, लोगों के सामने ब्रेड बटर खरीदना मुश्किल हो रहा। जो इंग्लैंड का कभी सूरज नहीं डूबता था, दुनिया के तमाम राज्यों पे अंग्रेज राज करते थे, आज उस अंग्रेजों को लग रहा है कि अगर अंग्रेज भारत को, अगर आज इंग्लैंड को, उनकी इकोनॉमी को कोई बचा सकता है, तो अब इंग्लैंड में कोई व्यक्ति नहीं है, वो भारत वंशी ही ऋषि सुनक ही बचा सकता है, जिसका उल्लेख हमारे को दिखाई नहीं किया। तो आज दुनिया में हमारे नज़रिया बदला है। आज दुनिया में भारत का नज़रिया हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंजेज हो, मैं इस अवसर पर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मेला इस बार कोविड के बाद हो रहा है,
इसको इस सफलता की ऊंचाइयों पर लेके जाइए कि न केवल इस जनपद में, आसपास के जनपदों का ध्यान आकृष्ट हो कि भारत भारी का मेला इस बार का ऐतिहासिक मेला रहा है। भारत भारी का मेला, पौराणिक मेला अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तो एक परंपरा है, औपचारिकता है कि हम मेले का शुभारंभ, हमारे अतिथिगण हम सब लोग आते हैं, करते हैं। आज एक ऑल इंडिया हार्ट सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस है लखनऊ। आप यकीन करिए, पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश जी को जाना था और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोहिया इंस्टीट्यूट के सर्जन हैं डॉक्टर DK श्रीवास्तव जी, इसी सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। और फिर मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया। मुझे 8 बजे हर हाल में लखनऊ में उस कॉन्फ्रेंस को, जो ऑल इंडिया से डॉक्टर्स आए हार्ट के सर्जन, उनकी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करना है। लेकिन यकीन करिए, अगर हमारे ऑल इंडिया के हार्ट के जितने सर्जन आए हैं, वो कॉन्फ्रेंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा भारत भारी का ये मेला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत भारी हम लोगों का गौरव है, हमारी पौराणिक, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको हम उत्तरोत्तर संवर्धन और विकास करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेला समिति का खास तौर से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम को पूरा जोश के साथ लाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये लगता है कि ये मेला जो इस तरह के उत्साह से शुरू हुआ, अब ये मेला हर साल आगे बढ़ेगा और इस मेले में हम और भी गतिविधियाँ करेंगे, इसको ऐड ऑन करेंगे। सांस्कृतिक हो, किसान की गोष्ठी हो, और चीज़ें भी हम अगले सालों से इसको करेंगे, इस पर बैठक करके तय करेंगे। और इसी के साथ हम आज से मेला शुभारंभ हो रहा है, उसकी भी घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।